मतलब अभी तक हमने जो इसमें किया है कि किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में अगर हम डिप करते हैं तो अगर उसमें या तो उसमें लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाता है नॉर्मल लेवल से या नीचे गिर जाता है। मैंने तुम्हें नीचे गिरने वाला केस खुद घर से करने को कहा था, पता नहीं तुमने किया है नहीं किया। किया था सो। हो गया था। यस सो। अब तुम देखो जरा यहाँ पे हमने जो अभी तक का सिचुएशन डील करी है उसमें हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था कैपिलरी के अंदर हाइट ऑफ लिक्विड रहेगा वो था 2t अपॉन रो जी आर। याद है गई। यस सो। यहाँ पे जो टी है ये सरफेस टेंशन है लिक्विड का। जो रो है भाई ये डेंसिटी है लिक्विड की। और जो आर है ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ये जो यहाँ पे ये बन रही है ना ये कर्व्ड शेप में ये इसकी रेडियस आर है। एग्री हो ना इस बात से। यस सो। तो कभी कभी क्या होगा कि इसमें इफ वी आर गिवन रेडियस ऑफ ट्यूब इंस्टेड ऑफ मेनिस्कस, मतलब हमें मेनिस्कस की रेडियस देने के बजाय अगर तो ट्यूब की रेडियस दी है, जैसे कि वो कहे कि भाई तुम्हें कि ये रेडियस जो है ये स्मॉल आर ये एंड कांटेक्ट एंगल इज थीटा। मैंने तुम्हें बताया था कांटेक्ट एंगल हम कहाँ पर मार्क करते हैं। कांटेक्ट एंगल हम जंक्शन के ऊपर सॉलिड जो होता है सॉलिड सरफेस एक टेंजेंट उस पर बनाते हैं, एक जो सरफेस बनती है उस पर बनाते हैं। इनके बीच के एंगल को हम कांटेक्ट एंगल कहते हैं, अगर तुम्हें याद है तो। यस सो। तो देखो अगर हम इस ज्योमेट्री को पूरी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, तो तुम सीधा आराम से समझ आ जाएगा। ये कांटेक्ट एंगल है थीटा। ये जो ये एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है ना। हाँ ये सो। ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो तुम ये देखो यहाँ से जो स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द ट्यूब इसकी बात कर रहा हूँ इसकी। समझ पा रहे हो। हाँ सो। ये क्या आर कॉस थीटा नहीं। यस सो। तो हम इसी रिलेशन को यहाँ पे इस जगह रिस्टोर कर देंगे। तो अगर हमें रेडियस ऑफ ट्यूब दी है तो हम फिर इस फॉर्मूले से कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो कैलकुलेट करें। ठीक है ना भाई। यस सो। अब इसमें कान को सीधे हर्षिका तो इसमें बोल करूँ। देखो हमने एक कैपिलरी को एक लिक्विड में डिप कर दिया। ऐसा लिक्विड है कि जो इसमें मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब पानी है ग्लास ट्यूब में। तो जो लेवल है कैपिलरी के अंदर वो आउटसाइड लेवल से थोड़ा क्या होगा ऊपर होगा यस सो। ऐसे। तो इसमें सिचुएशन को थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करना है। अब हम नया केस बना कि हमने इस कैपिलरी को इस जगह से यहाँ से
हमने कैपिलरी को यहाँ से भाई ब्रेक कर दिया, जिस हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है उससे कम हाइट तक हमने कहीं से तो ब्रेक कर दिया, सही। हाँ सर। तो अब लोग सोचेंगे कि भाई इसमें पानी तो चढ़ रहा था ऊपर तक यहाँ, तो ऐसा इसमें ओवरफ्लो होने लगेगा फाउंटेन की तरह, नहीं समझे। यस सर। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। फिर कहोगे कि फिर इसमें होगा क्या। इसमें भाई ये होगा कि तुम ये देखो कि जैसे एच जो है ये है 2p/ρ g r, यही तो है। यस सर। H/r इक्वल टू, देखो किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन फिक्स है, उसकी डेंसिटी फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है जी। तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे कि H/r इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। अब r जो है अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाई देती है ये, तो ये तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, जो सरफेस कर्व्ड है उसकी है, समझ रहे हो। यस सर। तो तुम ये सोचो कि भाई जब तक हम ट्यूब के अंदर हैं तो अपनी मजबूरी है कि ट्यूब के हिसाब से और कांटेक्ट एंगल के हिसाब से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें, सही। हेलो, रिपीट कर दो सर एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम ट्यूब के अंदर देख रहे हो पानी को, तो पानी की जो रेडियस है फ्री सरफेस की, वो तो ट्यूब के अकॉर्डिंग ही तो मैनेज होगी ना, उसके अंदर ही तो रहना है उसको। यस सर। भाई अगर तुम अपनी क्लास में बैठे हो स्कूल की, तो वहां पे तुम्हें अपना सिटिंग पोस्चर जो है वो क्लास की सीट के अकॉर्डिंग ही तो मैनेज करना पड़ेगा। घर पे जाते हो तुम फैल जाते हो बेड पे, क्योंकि तुम्हें जगह मिलती है वहां। जी सर ठीक है। स्कूल की सीट पे थोड़े ना फैल सकते हो क्योंकि जगह ही नहीं है वहां। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब पानी यहाँ आ जाएगा बाहर, तो देखो अभी तक जब इसके अंदर है तो मेनिस्कस इतनी बड़ी है, पर जब पानी का लेवल बाहर आ गया तो ये बबल बड़ा हो सकता है ना ऐसे पानी का, तो इट कैन एक्वायर अ ग्रेटर रेडियस। तो तुम ये देखना कि अगर तुम किसी पानी के ग्लास को ऊपर की तरफ भर लो काफी बिल्कुल टॉप तक, घर पे देखना तुम, और फिर तुम उसमें यस। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहो, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहो, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ पानी का एक तुम्हें बड़ा सा बबल सा दिखने लगेगा। और जब अगर तुम कंटिन्यूटी में उसमें 1 बाय 1 ड्रॉप ऐड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 बाय 1 ड्रॉप ऐड करने से उसमें से 1 बाय 1 एग्जिट करने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें बहुत सारा पानी गिर जाएगा नीचे, जैसे कि यहाँ कुछ बलून टाइप बर्स्ट हो गया हो। समझ रहे हो ना। हेलो। अरे आवाज चली गई क्या भाई। आ रही है सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि तो इसमें क्या होगा कि जब हम इस कैपिलरी को ब्रेक करेंगे किसी ऐसे पॉइंट से कि जहां तक लिक्विड राइज कर रहा था उसके नीचे से, तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो होगा वो एक मतलब फाउंटेन की तरह बाहर नहीं आएगा, बल्कि होगा क्या कि पानी ऊपर की सरफेस पे जाकर मेनिस्कस को एडजस्ट कर लेगा इस तरह से। तो अगर उसको कम हाइट की वैल्यूएशन मिल रही है, तो वहां पे वो बड़ी रेडियस ऑफ मेनिस्कस एक्वायर कर लेगा, तो तुम्हें इसके ऊपर एक ऐसा बबल सा बना हुआ दिखाई देगा, ड्रॉप सी ऐसे। यस सर। यस बोलो सर, ये देखा है करके। ये बात समझ आई नहीं है। आ गई सर। इसको हम लोग जुरालेंस लॉ भी कहते हैं। हाँ भाई एग्जाम में क्या आया था इस चैप्टर में से?
सर हुक्स लॉ आया था अरे इसमें और से सरफेस टेंशन में से जी क्या आया सर था? सरफेस टेंशन में से क्या आया था? कैपिलैरिटी आई थी। रिया यस सर। कितना लेट क्यों आए? सर एक्चुअली स्लिप हो गया था माइंड से कि कोई नहीं, चलो थोड़ा ना जल्दी हो गया, दो चार। अब देखो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इसमें थोड़े से इसके एप्लीकेशन है, वो मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्लांट्स हैं ये, इनकी जो रूट्स है ये, इनके जो अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो पानी जो होता है ऊपर इन कैपिलरी के थ्रू ही ऊपर तक जाता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ जाता है। इसमें देखो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो पानी ऊपर जा रहा है इसमें। यस सर। तो वो मिनरल्स वगैरह की सप्लाई जो है प्लांट्स वगैरह जो होता है वो हेयर रूट के थ्रू इसी तरह से लेते हैं। उनमें भी जो ऑयल है वो किसी विक के अंदर वो जो कॉटन फैब्रिक है उसके अंदर छोटी छोटी जो बनी होती है कैपिलरीज, उनके थ्रू ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ जाए। समझ रहे हो? एक चीज और बता देता हूँ बस, छोटी जनरल सा कुछ। एक मैंने सर मॉस्किटो वाला एग्जांपल भी पढ़ा था, उसमें सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी की सरफेस के हाँ वो ऊपर। डूबते रहे, वो निडल की तरह का ही केस है। जैसे हम निडल उस दिन मैंने दिखाया था तो तुम्हें लाइव की निडल कैसे behave। यस सर। अब तुम देखो यार, काम की चीज देखो, इस तरह का कुछ नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जैसे अपने पास ना एक ट्यूब है ऐसी, उस पर हमने एक साइड एक बलून लगाया है, दूसरी साइड भाई हमने एक दूसरा बलून लगाया है। ठीक, यहाँ हमने टैप लगा दी इसमें। तो ये R1 रेडियस का है, ये R2 रेडियस का है। हमने दोनों साइड भर के इसको मतलब पानी से ही भर लिया मान लो हमने। तो अब हम इस टैप को खोल रहे हैं, तो इसमें से ये बताना है कि किसका साइज बड़ा होगा, इनमें से किसका साइज छोटा होगा जब हम टैप को ओपन करेंगे। सेम लिक्विड भर रखा है मान लो हमने इसमें यहाँ पे, बोलो। ये गैस नहीं भर सकते, में गैस वाला केस अलग हो जाएगा। इसमें तो भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी का केस हो जाएगा। R1 सर छोटा है या बड़ा है? R1 छोटा है भाई R2 से। अब ठीक है। R1 क्या बता? वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। इसमें ये बताना है कि इसमें से जब हम इस टैप को ओपन करेंगे तो टाइम के साथ साथ इनमें से R1 का साइज बड़ा होगा या R2 का साइज बड़ा होगा, या दोनों सेम रहेंगे। व्हेन टैप इज आर ओपन, चार ऑप्शन देगा वो। व्हेन टैप इज ओपन, size of smaller sphere increases, size of bigger sphere increases, both remains same, और information insufficient, इस तरह से कुछ भी पूछ लेगा, नन वन दे देगा। बोलो। सर R1। R1 का साइज बड़ा होगा, क्यों? R2 का साइज R1 से बड़ा है तो वो जब लिक्विड ज्यादा चला जाएगा ना उसमें। नहीं, कोई फिनोमिना तो बताओ ना कि इस वजह से चला जाए। ऐसा थोड़ा ही होता है। मतलब हमने कोई चीज पढ़ा है तो हम उसी के बिहाफ पे ही तो आंसर करेंगे ना, ये नहीं ना कि मतलब वैसे तुक्का मारते रहेंगे।
R2 का ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो और ये R1 ये भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ये भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ऐसा कहना है कि R2 ही करेगा, खाली R1 नहीं करेगा। सर इसमें कोहेसिव फोर्स वाला और अधेसिव फोर्स वाला यूज होगा। नहीं, इतना कहाँ ये है, इतना दिमाग नहीं। इसमें दिमाग तो लगाना चाहिए। सोचो। नहीं समझ आ रहा। सोच रहे हैं सब। चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुन लो जरा ध्यान से। देखो, हमने किसी भी एक स्फेरिकल ड्रॉप या स्फेरिकल बबल के केस में हमने एक टर्म पढ़ी थी भाई, एक्सेस प्रेशर। यस सर। तो एक्सेस प्रेशर में मैंने कहा था तुम्हें कि किसी भी बबल के केस में अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 2T/R ज्यादा होता है। होता है। तो वो यहाँ भी 2T/R ज्यादा होगा, यहाँ भी 2T/R ज्यादा होगा। तो देखो, किसका प्रेशर ज्यादा है? जिसकी रेडियस कम है। कम है। इसका मतलब ये जो ये वाला लिक्विड है, ये ज्यादा प्रेशराइज्ड है। हाँ सर। तो अगर तुमने इंजेक्शन की सिरिंज देखी है या देखिए सर। पिचकारी देखी होगी, तो भाई जब हम उसको पीछे से प्रेस करते हैं तो लिक्विड इधर को ही तो भागता है, क्योंकि इधर कम प्रेशर है, पीछे से ज्यादा प्रेशर लग रहा है। हाँ जी सर। तो लिक्विड का फ्लो किस तरफ होता है? लिक्विड का फ्लो तो हमेशा ही हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो इसका लिक्विड क्या यस होगा? सर। इसका लिक्विड इधर जाने लगेगा। तो ये और छोटा यस हो सर। तो ये और छोटा होने लगेगा। जैसे जैसे और छोटा होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। और बढ़ेगा, तो और लिक्विड जाएगा इधर की तरफ, तो फाइनली ये खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आया? सर फिर से बता दो। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे जिसकी रेडियस कम है उसका प्रेशर दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर को ही तो जाएगा। यस सर। अब जब ये इसका लिक्विड उधर चला गया तो साइज में छोटा हो गया ना, तो जब छोटा हो गया तो रेडियस और कम होगी, तो इसका मतलब प्रेशर और बढ़ गया। तो और तेजी से जाने लग गया लिक्विड फिर उधर की तरफ। बोलो। ठीक है सर। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी अगर दोनों साथ में कोई बिजनेस करते हैं, तो गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। समझ गए? यस सर। इस तरह से इसको यस हम सर। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब कल अब देखो, मैं तुम्हारे लिए ना आगे का शेड्यूल लिख दूँ, तुम इसका न्यूमेरिकल करना शुरू कर देना भाई जरा। मतलब ठीक है अगर सर। अगर तुम इसके कल मेरे से 10 तक प्रॉब्लम पूछ लोगे, तो मैं या तो पहले या बाद में प्रॉब्लम कंटिन्यू करके और चैप्टर भी कंटिन्यू कर देंगे नया। देखो, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम्हारा कोई अपनी इच्छा हो तो मुझे बता देना। ग्रेविटेशन है, दूसरा है फिर फ्लूइड। फ्लूइड के दो पार्ट हैं, एक फ्लूइड डायनेमिक्स है, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है, और फिर इसके बाद में एसएचएम, फिर एसएचएम के साथ ही साउंड। मतलब हम इस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें इसमें कोई चेंजेस करना हो तो बता देना। जो सर वेव वाला चैप्टर है एक्सिवमा में, वो एसएचएम के बाद नहीं करेंगे?
हाँ, चूंकि वेव का तो इक्वेशन ही एसएचएम के बगैर ही समझ आएगा, एसएचएम के बगैर तो वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है सर। तुम बता दो तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस कराने हो तो। क्या सर? मैं ये पूछ रहा हूँ सब लोगों से कि इसमें तुम्हें कुछ चेंजेस कराने हैं क्या, इस ऑर्डर में तुम्हें कुछ चेंज कराना है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाकी जो बच्चे हैं 11th वाले, इनसे पूछ रहा हूँ भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस ऑर्डर में? नो नो सर। सर। अच्छा, जैसे तुम लोग स्कूल जा रहे हो, मतलब स्कूल का सिलेबस भी तुम देख रहे हो, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, मतलब इसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है कि इनमें क्या चेंजेस तुम्हें दिखाई देता है दोनों में? बोलते ही नहीं रिया। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंटेंट है हमारा, जैसे स्कूल के सिलेबस का कंटेंट भी है, यस सर। यहाँ पे भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तो दोनों में सेम सा ही है या दोनों में डिफरेंस है कुछ? सर जैसे यहाँ पे डिटेल में होता है, वहाँ पे वो टॉपिक का बस बेसिक बेसिक करा देते हैं। मतलब कितना पढ़ाते हैं ये लोग? जैसे मान लो हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी पढ़ा है, तो इसमें उन्होंने मतलब क्या क्या चीजें स्किप करी हैं? सर मैं इतना तो नहीं गई, एक ही दिन गई थी, तो हम्म। सर बस डेफिनेशन मुंह से एक्सप्लेन कर रहे थे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे थे, उसमें इतना डीप नहीं गए। या तुम्हारे जो आसपास के जो तुम्हारे कलीग्स हैं जो इधर उधर भी कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते हैं, तुमने किसी से नोट्स वगैरह चेक किया हो कि मतलब, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ मिस तो नहीं, देखो मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो हम लोग ना बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर ऐसा होता है ना कि कभी तुम्हें कुछ चीज लगे आसपास देख के कुछ चीज मिस हो गई है, तो तुम एक बार उसे ना नोट कर लिया करो अगर तुम्हें किसी चैप्टर में ऐसा दिखाई दे। यस सर, मैं कर लूँ। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज छूटे, ठीक है? मैं तुम्हें ग्रेविटेशन के नोट्स भेज दूंगा, तो तुम ग्रेविटेशन के नोट्स कॉपी करना शुरू कर देना, और इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल तुम कर लेना कल, करीब करीब कोशिश करना कि 10 न्यूमेरिकल तुम कर लो, तो 10 की प्रॉब्लम कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर कल रोटेशनल की भी प्रॉब्लम्स ले लेंगे क्या? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले ना हम ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसको ले लें, क्योंकि ये अभी करंट में हमने खत्म किया है, तो ये अभी फ्रेश मेमोरी में है। उसके बाद चूंकि ग्रेविटेशन तो काफी दिन तक चलता रहेगा, तो फिर उसके बाद 10-10 प्रॉब्लम करके रोटेशन की भी ले लेंगे, ठीक है? ओके सर। एंड ठीक। सर मेरे को एक और चीज कहनी थी कि हम्म। जैसे टॉपिक खत्म हम्म। होता है, तो हम्म। आप क्या बेसिक चीज करा देंगे क्या उसके? क्या बोलो, दोबारा बोलो। कोई भी टॉपिक। सर जैसे टॉपिक मान लीजिए क्लास में खत्म होता है एक, तो हम्म। उसके आप बेसिक क्वेश्चंस भी करा दीजिए नहीं, मेरे मेरे दीजिएगा। मेरे से तो तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं बता दूंगा मैंने मना किसको किया है। नहीं सर, एक्चुअली जब प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम्म। फिर थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि देखो हमें मैं करना क्या है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात में ध्यान से सुनो। जो एच सी वर्मा है ना, मतलब तुम कभी भी अपनी लाइफ में उसके जैसी दूसरी बुक अभी तक तो मैंने देखी नहीं है ना तुम देखोगे, तो उसमें उसका यही पैटर्न है कि उसमें ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बेसिक बेसिक है कि अगर हम उनको ठीक से करें तो उसका जो लेवल है वो ग्रेजुअली बढ़ता है आगे की तरफ। बस तुम ये ध्यान रखना कि तुम उसके सॉल्व एग्जाम्पल प्राइमरीली अटेम्प्ट मत करना, तुम उसकी एक्सरसाइज से शुरू करना, उसके बाद जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो चाहे तुम उसके सॉल्व एग्जाम्पल पे चले जाना। फिर भी तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक तुम्हें दिखाई दे, अपने पास तुम्हारे कोई हो कि जिसमें से तुम्हें कोई बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम मेरे से पूछ लिया करो, ओके सर। ठीक है? एक्चुअली में टॉपिक वाइज प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये है कि पूरा चैप्टर ना लिंक होके ही प्रॉब्लम बनती है। यस सर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक, जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता कि हमने एक एक टॉपिक पढ़ लिया उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम करते चले, देखिए पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम बनती है। यस सर।
फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ चीज है, तुम्हारे पास कोई स्कूल की बुक है कोई, तो तुम देख लो उसमें से, तुम मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दिया फिर। ठीक है। ओके सर। कल तुम ग्रेविटेशन को नोट्स बनाना शुरू करना, और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर की हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो सर हीट वाली यूनिट है वो साउंड के बाद करेंगे। हाँ, कोशिश तो ऐसा ही करेंगे भाई, क्योंकि सीक्वेंस तो यही है। अब दिक्कत ये है ना, देखो कि टाइम भी इतना ज्यादा लगता है कि पहले कैलकुलस पढ़ाओ, फिर तुम लोगों की स्पीड इतनी कम होती है धीरे धीरे काम करना। मतलब 11th के बच्चों को पढ़ाना काफी चैलेंज है। देखो तुम्हारे 12th का सिलेबस कंपैरेटिवली इनके कम टाइम लेता है। यस सर। अब ये बेचारे 10th से तो पहले पहले पढ़ के आते हैं, इमेच्योर होते हैं वैसे ही। मतलब इनको पढ़ाना भी एक टास्क है बहुत बड़ा। चलो फिर भी जैसा होता है देखते हैं, धीरे धीरे टाइम फालतू दे दिया करेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है।